हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। फिर से राजस क्लासेस बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और आपकी विशेष उस डिमांड को पूरा करने के लिए इन क्लासेस को रेगुलर करने के लिए आपसे फिर से मुताकिब हो रहा हूँ। आज हम लोग एक नए टॉपिक में फिर से बात करेंगे। वो टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित वर्ष 2025 और 26 में आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हम लोग व्याख्या के साथ में उनका अध्ययन करेंगे। तो फिर से हाजिर हैं राइजफ क्लासेस बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज की शुरुआत हम लोग इस प्रश्न के साथ करने जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है आपका, स्थानीय सोढ़ा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया गया। याद रखना है कि स्थानीय सोढ़ा राजपूतों का जो संघ था उनके द्वारा जो सिंध प्रांत है, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के उनसे सीमा बनाता है सिंध प्रांत, को भारत संघ से मिलाने का प्रयास किया गया था। तो उसका नाम, उस क्षेत्र का नाम हमें याद रखना है कि इसमें दिया गया है थारपारकर, शाहीवाल, मुल्तान और कोहट। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर है और पश्चिमी राजस्थान से सिंध की सीमा बनाने वाला जो क्षेत्र है वो रहेगा आपका थारपारकर। वैसे थारपारकर हम लोग जानते हैं कि इस पश्चिमी राजस्थान में ही गाय की विशेष नस्ल के रूप में इसे जाना जाता है। तो याद रखना है कि सिंध के राजपूतों द्वारा के क्षेत्र को पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में मिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। तो वो क्षेत्र रहता है हमारा कौन सा, थारपारकर। और इसी के आधार पर इसको एक गाय की नस्ल के रूप में भी राजस्थान की ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। अभी ये प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया है 2026 में ही, और प्रश्न है, अच्छा प्रश्न दिया कि सिंध प्रांत के क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया गया। तो हमें याद रखना है कि इसका सही आंसर है थारपारकर। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ 4 कथन जो दिए गए हैं आपके सामने, ध्यान से पढ़ना है कि इसमें से 3 कथन सत्य है और 1 कथन यहाँ पे गलत है। तो उस गलत कथन के रूप में हमें पहचान करनी है कि कौन सा कथन गलत है। पहला जो ऑप्शन है इसका, के.एम. मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया, बिल्कुल सही है कि इस मत्स्य संघ में 4 जो रियासतें हैं, जिसको अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर है इसमें, भरतपुर है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था मत्स्य संघ। और इनका जो मत्स्य संघ का नाम का जो सुझाव दिया गया है वो के.एम. मुंशी के द्वारा ही दिया गया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए थे। हम लोग जानते हैं कि इनका गठन 17-18 मार्च 1948 को किया गया। इस प्रथम चरण के गठन के साथ ही राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। 17-18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण की शुरुआत होती है और के.एम. मुंशी के सुझाव पर इस चरण का नाम रखा गया मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासतें शामिल है। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण की हम लोग बात करते हैं तो एकीकरण से पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में राजस्थान का जो वर्तमान क्षेत्र है ये फैला हुआ था। तो पहले चरण की शुरुआत के रूप में राजस्थान की इंटीग्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो 17-18 मार्च 1948 को, और इसमें इनकी जो राजधानी बनाई जाती है वो राजधानी बनाई गई अलवर को। राजधानी जो बनाई गई है वो बनाई गई है अलवर को। और इसके बाद में यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग बात करें कि पहले चरण के रूप में तो शोभाराम कुमावत रहेंगे। पहले चरण के मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं शोभाराम कुमावत। इसके बाद में आता है राज प्रमुख के रूप में हम लोग बात करें तो यहां हमें यह ध्यान रखना है कि राज प्रमुख के रूप में बनाया गया धौलपुर के शासक रहेंगे उदयभान सिंह। यानी एकीकरण के समय धौलपुर के शासक के रूप में हमें याद रखना है कि यहां का राजा कौन था, उदय सिंह।
उनको यहां राज्य प्रमुख की प्रमुख जिम्मेदारी दी जाती है। दोनों बातें अलग है। क्रांति के समय धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे और एकीकरण के समय हमें यह बात याद रखनी है कि यहां के शासक उदयभान सिंह थे, जिनको मत्स्य संघ के राष्ट्र प्रमुख के रूप में पद दिया गया। तो ये दूसरा कथन हमारा गलत हो गया है कि यानी यहां पे अलवर के शासक नहीं, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को यहां का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया। तो अपना सही आंसर के रूप में अपन को पहले ही दूसरे कोटेशन में मिल चुका है कि इसका आंसर, ये जो कोटेशन नंबर 2 है वो गलत है। फरवरी 1948 को भारत सरकार ने एस.एन. सफरू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। हम लोग इस बात को जानते हैं कि भरतपुर और जो करौली रियासत, अलवर और करौली रियासत और भरतपुर और धौलपुर रियासत, ये दोनों अलग अलग विभाजन के आधार पे रहने चाहते थे। तो उन्हीं के आधार पे यहाँ पे भरतपुर का प्रशासन है वो अंग्रेजों के द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है और यहाँ पे अपने प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है एस.एन. सफरू के रूप में। मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा के भाई मान सिंह ने किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भरतपुर के महाराजा के अनुज जो थे मान सिंह के द्वारा और देशराज, दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं कि इनके द्वारा इनका विरोध किया जाता है। और विरोध करने का रीजन ये था कि दो रियासतें अलवर और करौली ये दोनों तो मिलना चाहती थी, लेकिन भरतपुर और धौलपुर दोनों विलीन नहीं होना चाहते थे। इसलिए यहां की जनता के द्वारा, और विशेष रूप से हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जाट रियासतें थी। याद रखेंगे भरतपुर और धौलपुर दोनों राजस्थान की जाट रियासत के रूप में जानी जाती है। इनके द्वारा विरोध किया गया। दो व्यक्तियों के नाम भी हमें याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है मान सिंह, दूसरा याद रखना है देशराज। इनके द्वारा विरोध किया गया। तो यह भी कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा, यानी ये राज प्रमुख का जो पद है वो दिया गया किसको, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को। तो 18 मार्च 1948 को याद रखेंगे हम लोग, इनका उद्घाटन किया जाता है भरतपुर में। भरतपुर के किले में इनका उद्घाटन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री के रूप में थे एन.वी. गाडगिल के द्वारा इनका उद्घाटन किया जाता है। तो ये सारी बातें क्लियर है कि मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है, जिसमें 4 रियासतें हैं। प्रधानमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग बात करते हैं, शोभाराम कोमावत, राज प्रमुख के रूप में उदयभान सिंह, राजधानी का जो चयन किया गया वो अलवर था। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से हमें याद रखनी है, पहले चरण की बात। अगले प्रश्न के रूप में आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। तो हमें याद रखना है कि संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण है वो तीसरे चरण में होता है। ये तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राज्य राजस्थान। तीसरे चरण के कह सकते हैं। बृहत्तर राजस्थान चौथा चरण है। यानी ऐसा व्यक्ति कौन है जो दोनों चरणों में, यानी दोनों चरणों की बात करते हैं तो पहला चरण जो हमारा रहता है जिसका नाम हमें याद रखना है मत्स्य संघ। फर्स्ट चरण का जो नाम याद रखना है वो रहेगा राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ। दूसरे चरण की बात करते हैं तो पूर्व राजस्थान, यानी अधिकतर जो रियासतें थी वो पूर्वी राजस्थान और दक्षिण से संबंधित थी। पूर्वी राजस्थान या कुछ जगह आपको इसमें राजस्थान संघ का नाम भी मिलता है, कुछ जगह इसमें राजस्थान संघ का नाम भी मिलता है। ये दूसरे चरण का नाम है। और इसके बाद तीसरा जो चरण है जिसका नाम याद रखेंगे संयुक्त चरण। तीसरे चरण का नाम यहां पे रहता है संयुक्त राजस्थान, जिसमें मेवाड़ का विलय किया जाता है। और चौथे चरण का नाम याद रखना है हमें बृहत राजस्थान। संयुक्त हो गया, उसके बाद बड़ा है, बड़ी रियासतों का विलय किया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है बृहत राजस्थान। पांचवा, दोनों को मिला दो, तीसरे और चौथे को, संयुक्त बृहत राजस्थान। संयुक्त बृहत राजस्थान, इन तीसरे और चौथे चरण को मिला के नाम रखा गया। छठा भी राजस्थान है और सातवां भी राजस्थान है। छठा चरण भी राजस्थान और सातवां चरण भी राजस्थान। ये तो इनके रहते हैं नाम। तो यहां पे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के
मंत्रिमंडल के सदस्य रहे? तो याद रखना है कि इसका सही आंसर है भूरेलाल बयां। हम लोग जानते हैं कि इनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था और मेवाड़ का विलय ही तीसरे चरण में हुआ। मेवाड़ का जो विलय होता है वो तीसरे चरण में ही होता है 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो आपके सामने भूरालाल बयां, जो मेवाड़ प्रजामंडल के समय भी हमें याद रखना है कि ये उपाध्यक्ष के पद पर थे। ये मेवाड़ प्रजामंडल में उपाध्यक्ष के पद पे थे। तो तीसरे और चौथे चरण के लिए रूप में सेवाएं देने वाले व्यक्ति रहेंगे जो मंत्रिमंडल में भूरेलाल बयां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है। राजस्थान आंदोलन समिति किसके नेतृत्व में राजस्थान के एकीकरण के लिए सक्रिय थी? यानी राजस्थान आंदोलन एक समिति है, मध्य भारत संघ एक बनता है। मध्य भारत संघ बनाने को लेकर इस समिति का गठन किया जाता है और इस समिति का गठन करने के बाद राजस्थान के एकीकरण को लेकर इसका नेतृत्व जो किया जाता है, समाजवादी नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। हमें आंसर याद रखना है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी विचारक थे, समाजवादी नेता थे जो राजस्थान एकीकरण को लेकर मध्य भारत संघ का निर्माण करना चाहते थे। इनके द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया। उनके नेतृत्व में राजस्थान के इंटीग्रेशन की कोशिश की जाती है। तो इसका सही आंसर आपको राम मनोहर लोहिया याद रखना है। इसके बाद में है वीपी मेनन, जो सचिव थे रियासती विभाग के। रियासती विभाग, रियासतों के एकीकरण से संबंधित 5 जुलाई 1947 को इसका गठन किया गया। रियासती विभाग का गठन किया जाता है 5 जुलाई 1947। इसका गठन 5 जुलाई 1947 ईस्वी को सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया जाता है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है और सचिव के रूप में नियुक्ति की जाती है वीपी मेनन के द्वारा। वीपी मेनन के द्वारा। तो सरदार पटेल रियासती विभाग के अध्यक्ष रहेंगे। रियासती विभाग के अध्यक्ष रहेंगे। एनवी गाडगिल जो केंद्रीय मंत्री थे, जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण के पहले 2 चरणों का, यानी मत्स्य संघ और राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, जिस चरण के अंतर्गत सबसे ज्यादा रियासतों का एकीकरण किया जाता है, 9 रियासतें और 2 ठिकानों का विलय उसमें किया जाता है। इन पहले 2 चरणों का उद्घाटन, यानी मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, इन दोनों का उद्घाटन करता कौन थे? तो केंद्रीय मंत्री के रूप में याद रखना है, जिसका नाम रहेगा एनवी गाडगिल, जिनके द्वारा राजस्थान के 2 चरणों का उद्घाटन किया गया और दोनों प्रारंभिक चरण के रूप में रहते हैं। तो इसका सही आंसर है राजस्थान आंदोलन समिति किसके नेतृत्व में चलाई जाती है? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में चलाई गई थी। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख, यह भी स्कूल व्याख्याता में पूछा गया, किस रियासत के शासक को बनाया गया? हमने अभी बात की थी कि मत्स्य संघ का नाम के मुंशी के द्वारा 4 रियासतों को मिलाकर हम ABCD से भी याद कर सकते हैं। A अलवर, B भरतपुर, C करौली और D धौलपुर। इनका विलय करके ही इस मत्स्य संघ को बनाया गया था। और इसमें याद रखना है कि राज प्रमुख का नाम रहेगा उदयभान सिंह। राज प्रमुख का नाम रहेगा उदयभान सिंह, याद रखेंगे। और उदयभान सिंह याद रखेंगे ये कहां के शासक रहते हैं? धौलपुर से, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा धौलपुर। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 याद रखेंगे। और याद रखना है 4 रियासतें थी इसमें। इसकी कैपिटल के रूप में या इसकी राजधानी के रूप में हम लोग बात करें तो राजधानी इनकी रहती है अलवर। लेकिन बहुत विशेष बात कि अलवर राजधानी थी, फिर भी इसके उद्घाटन की बात की जाती है तो इनका उद्घाटन किया जाता है भरतपुर के किले में। और भरतपुर में दोस्तों आपको पता है कि कौन सा किला है? लोहागढ़। भरतपुर में कौन सा किला रहेगा? लोहागढ़। और उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? ये बात हमने अभी की थी, जिसका नाम रहेगा एनवी गाडगिल के द्वारा इस भरतपुर के किले में राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। तो सही आंसर आपका रहेगा राज प्रमुख के रूप में नियुक्ति की जाती है किसकी? याद रखेंगे उदयभान सिंह, धौलपुर के महाराजा की।
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में बात की तो शोभाराम कुमावत को इस पहले चरण का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सारी बातें क्लियर। राजधानी कहां है, उद्घाटन कहां हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है फरवरी 1948। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया। तो याद रखना है कि ऐसी कौन सी रियासतें रही है फरवरी 1948 में राजपुताने का भाग था, उनसे हटा के उनको गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पालनपुर वर्तमान में भी आप जानते हैं गुजरात का भाग है, और सिरोही हो गया और विजयनगर हो गया। सिरोही गुजरात के टच में है ही है, यानी ये 3 जो रियासतें थी, पालनपुर, सिरोही और विजयनगर, इन तीनों का यानी ए, सी और डी का जो ग्रुप है वो इसका सही आंसर होगा ACD। यानी आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही आंसर रहेगा। पालनपुर, सिरोही और विजयनगर का 1948 में राजपुताना की एजेंसी से हटाकर इनका जो भाग है वो गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कि कौन सी रियासत। 3 नाम हमें हमेशा याद रखने, सिंगल भी पूछा जा सकता है, तो जिसमें पालनपुर रहेगा, सिरोही रहेगा और विजयनगर, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जो फरवरी 1948 में इनको राजस्थान राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी का हिस्सा बना दिया गया। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में पी सत्यनारायण राव समिति की ये समिति बनी है कि समिति की अनुशंसा पर वन और सहकारी विभाग निम्न में से कहां स्थापित किया गया। ये कई सारे विवाद थे, स्पेशली तौर पे राजधानी के विवाद को भी मान सकते हैं कि राजधानी का या जो अलग अलग कार्यालय थे उन कार्यालयों को कहां स्थापित किया जाएगा, उनको लेकर इस कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें 2 सदस्य याद रखना है कि पी सत्यनारायण राव समिति के सदस्य भी रहते हैं। टोटल अध्यक्ष थे इसमें 3 लोग हैं, सदस्य कितने हैं, 2 रहेंगे। तो याद रखना पहला है वी विश्वनाथन इसका सदस्य रहेगा, वी विश्वनाथन, और दूसरा वी के गुप्ता। ये दोनों पहले तो ये याद रखना है कि पी सत्यनारायण राव समिति के सदस्य कौन से हैं, वी के गुप्ता। उनके द्वारा अलग अलग विभाग को अलग अलग जगह यहाँ पे तय की जाती है, तो उनको भी हमें याद रखना है कि अलग अलग जगह जो तय की जाती है उनके अंतर्गत हम लोग बात करें। तो 2 तो इसके सदस्य हो गए, इसका गठन किया गया। अब हमें याद रखना है कि भरतपुर को इस कमेटी के द्वारा जो विभाग दिया गया उसको दिया गया है कृषि विभाग। यानी पी सत्यनारायण राव समिति के अनुसार भरतपुर में किस विभाग को स्थापित किया गया, कृषि विभाग। लेकिन यहां पूछा क्या गया है, सहकारी विभाग, वन और सहकारी विभाग पूछा गया। बीकानेर की बात करते हैं तो आपको पता है कि बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज भी हम लोग जानते हैं प्रारंभिक और माध्यमिक निदेशालय दोनों बीकानेर में स्थित है। उदयपुर में याद रखना है खनिज, कस्टम और एक्साइज विभाग, खनिज विभाग की नियुक्ति की गई, याद रखेंगे उदयपुर में। और कोटा रह गया। अब 3 ऑप्शन तो इसके अपने ऊपर ही लिख दिए, तो चौथा जो ऑप्शन है वो अपने आप इस प्रश्न का हमें आंसर बता रहा है। तो कोटा के लिए याद रखना है कि यहां हो गया वन एवं सहकारी विभाग, वन और सहकारी विभाग को स्थापित किया गया दोस्तों कहां पे, कोटा में। खनिज विभाग, अरावली में बहुत सारे खनिज निकलते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना है। उदयपुर में शिक्षा विभाग, बीकानेर में कृषि विभाग, भरतपुर में। इसके बाद हम लोग बात करें तो राजधानी के रूप में तो जयपुर हो गई, राजधानी या कैपिटल के रूप में जयपुर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय दिया गया कहां पे, याद रखना है। अब भी हम जानते हैं 1949 में स्थापित हमारा हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है। हाँ, इसकी एक खंडपीठ 1977 से जयपुर में स्थित है। मुख्य पीठ और खंडपीठ दोनों अलग चीजें होती है। सीधा आता है कि राजस्थान का हाई कोर्ट कहां है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जोधपुर है। मुख्य पीठ लिखा होगा तो भी इसका उत्तर जोधपुर ही होगा।
खंड आता है, ब्लॉक आता है, उसका अलग से एक स्थापित किया गया खंड को, तो उसका उत्तर जयपुर होगा। तो हाई कोर्ट की स्थापना जोधपुर में की जाती है, राजधानी जयपुर है। और आरपीएससी आपको पता ही है कहां स्थापित की गई है, अजमेर। ये सारे जो विभाग है इस समिति के द्वारा अलग अलग महत्वपूर्ण जो राजस्थान की रियासतें थी, बड़े शहर थे, उनके आधार पर इनको स्थापित किया जाता है। तो भरतपुर में याद रखना है कृषि, बीकानेर में याद रखना है शिक्षा विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग, कोटा में वन और सहकारी विभाग, और राजधानी जयपुर, उच्च न्यायालय जोधपुर, और आरपीएससी को कहां स्थापित किया जाता है, अजमेर। तो ये भी अभी जनवरी 26 में लेक्चर आयुर्वेद में पूछा गया, वन और सहकारी विभाग के रूप में इसका सही आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा कोटा। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु किस राज्य या रियासत के शासक ने यह कहा कि वह अपने मृत्यु दस्तावेज डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा है? यानी बहुत ज्यादा दबाव था, कोई भी चीज दबाव में काम ली जाती है, व्यक्ति खुद का निर्णय नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रेशर के कारण वो न चाहते हुए भी उसको जबरन इस पे साइन करवाया गया। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर है बांसवाड़ा, चंद्रवीर। बांसवाड़ा के रावल के द्वारा यह कहा गया कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। वैसे सिंपल प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, एक कोटेशन है कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, बांसवाड़ा के राजा के द्वारा कहा गया। विलय पत्र की हम लोग बात करते हैं तो कि राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर की बात करें, पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर की बात करें तो 7 अगस्त 1948 के अंतर्गत याद रखना है बीकानेर, 7 अगस्त 1948 बीकानेर। शासक शार्दुल सिंह, शार्दुल स्पोर्ट स्टेडियम भी वहां है। इन्होंने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अंतिम रियासत जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, अंतिम रियासत जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वो रहेगा 14 अगस्त 1948। 48 नहीं, सॉरी 47 है। चौदह अगस्त 1947 और 7 अगस्त 1947, माफ कीजिए। तो यहां पे जो अंतिम रियासत रहती है वो हमें याद रखना है धौलपुर, वो रहेगी धौलपुर। और धौलपुर का राजा रहेगा उदयभान सिंह, धौलपुर का राजा रहेगा उदयभान सिंह। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए वो बीकानेर, बीकानेर का शासक कौन, शार्दुल सिंह। अंतिम रियासत धौलपुर, धौलपुर का शासक कौन, उदयभान सिंह। धौलपुर के शासक के रूप में नाम आता है उदयभान सिंह। तो ये याद रखना। बांसवाड़ा जिसका विलय द्वितीय चरण में किया गया, जिसका विलय द्वितीय चरण में किया गया, पूर्व राजस्थान कह सकते हैं। तो वहां के शासक ने यह कहा, चंद्रवीर ने, कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयां यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को 15 मई 1949, 15 मई 1949 यानी ये 5वां चरण है। 15 मई 1949 ये 5वां चरण है राजस्थान के एकीकरण का, में राजस्थान में मिला दिया गया। यानी ऐसी कौन सी समिति थी, ऐसी कौन सी समिति थी, हमें याद रखना है
कि वो समिति का नाम पूछा है गठित समिति की सिफारिश के आधार पर, उस समिति का नाम जिसके आधार पे जो पहला चरण है मत्स्य चरण, पहले मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया जाता है, पांचवा चरण जिसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रहेगा। उस समिति का नाम याद रखना है, वो 1949 में गठित की जाती है। इसमें आपका सही आंसर है शंकर देव राय समिति। इसका गठन 1949 में किया गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित 3 लोग थे, यानी अध्यक्ष तो नाम से हो गया, अध्यक्ष के रूप में शंकर देव राय, शंकर देव राय अध्यक्ष के रूप में नाम आता है शंकर देव राय, जो जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया। अध्यक्ष सहित इसमें 3 लोग थे, सदस्य 2 थे। सदस्य की हम लोग बात करें कि इस शंकर देव राय समिति के सदस्यों के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है, तो याद रखना है आर के सिद्धावा। आर के सिद्धावा, कई बार यह भी पूछा जाता है कि शंकर देव राय, अभी आ रहे हैं 3-4 समितियां जो राजस्थान के एकीकरण के दौरान बनती है, उनसे पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा सदस्य उसका समिति का सदस्य रहा या नहीं रहा। तो पहला व्यक्ति याद रखना है आर के सिद्धावा और दूसरा है प्रभुदयाल, दूसरा रहेगा प्रभुदयाल, याद रखना है। इन दोनों सदस्यों के साथ में शंकर देव राय इस समिति के क्या थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। इनकी सिफारिश के आधार पर इस पहले चरण का विलय संयुक्त वृहत राजस्थान इन 5वें चरण में कर दिया गया। या थोड़ी बात हमें याद रखनी है कि इस समिति का गठन क्यों किया गया। समिति का गठन इसलिए किया गया कि मत्स्य संघ में आप सभी को पता है कि 4 रियासतें थी। 4 रियासतों में याद रखना है कि अलवर और करौली, अलवर और करौली ये दोनों राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। ये दोनों जो रियासतें हैं अलवर और करौली, ये राजस्थान के विलय में पक्ष में थी, यानी मिलना चाहती थी। लेकिन दोनों याद रखना है कि जो दूसरी रियासतें थी, याद रखना भरतपुर और धौलपुर, दोनों जाट रियासतें रही है। अलवर में कछवा वंश का शासन था, करौली में यादव वंश का था। ये कछवा और ये यादव, और भरतपुर और धौलपुर की बात करते हैं तो ये दोनों जो रियासतें थी, ये दोनों जाट रियासतें थी और ये विलय करने के पक्ष में नहीं थी, यानी ये विपक्ष में थी। राजस्थान में ये मिलना नहीं चाहते थे, राजस्थान में मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए यानी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शंकर देव राय समिति का गठन क्यों किया गया। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय करने के लिए, जिसमें 4 रियासतें थी, दोनों के 2-2 पार्ट हो जाते हैं। अलवर और करौली तो मिलना चाहते थे, भरतपुर और धौलपुर दोनों मिलना नहीं चाहते थे। और शंकर देव राय समिति का गठन 1949 में राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण के दौरान किया जाता है, जिसमें 2 सदस्य आर के सिद्धावा और प्रभुदयाल और शंकर देव इसके अध्यक्ष थे। उन समिति की सिफारिश के आधार पर आखिर में 15 मई 1949 को इनका विलय है वो राजस्थान के 5वें चरण में किया जाता है और शोभाराम कुमावत को इस राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया जाता है। ये सारी बातें अच्छी तरह से हमें याद रखनी, कौन सी पक्ष में थी। इसलिए तो हमने कहा ना, मानसिंह और देशराज, जिन्होंने दोनों ने इसका विरोध किया था कि हम राजस्थान में मिलना नहीं चाहते हैं। तो दोनों ये भी याद रखना है, अध्यक्ष कौन है, उसके साथ में सदस्य कौन है और कौन से चरण का विलय किया जा रहा है, मत्स्य संघ का। और ये विलय कब किया गया, 15 मई 1949। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा शंकर देव राय समिति। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे। महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे। तो सही आंसर है आपका इसका अलवर, सही आंसर के रूप में रहेगा अलवर के महाराजा तेज सिंह। एकीकरण के समय हमें याद रखना है कि अलवर के महाराजा के रूप में तेज सिंह। बहादुर सिंह बूंदी का, राव बहादुर सिंह बूंदी का शासक रहता है। और कोटा के लिए हमें याद रखना है, कोटा का जो शासक रहेगा वो आपका रहेगा भीम सिंह। कोटा के शासक के रूप में याद रखना है, कौन रहेगा, भीम सिंह। याद रखना है अलवर में कछवा राजवंश था, अलवर
कौन से राजवंश के अंतर्गत आएगा? कछवा वंश के अंतर्गत। और बूंदी में हाड़ा चौहान, बूंदी में हाड़ा चौहान हाड़ौती का भाग भी है, ये भी याद रखना है। इसके बाद कोटा में भी हाड़ा चौहान हो गया, और प्रतापगढ़ में गोहिल वंश, ये गोहिल या सिसोदिया कह सकते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। टोटल राजस्थान में हम लोग जानते हैं 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। अब इसके बाद में हमें याद रखना है कि कौन कौन सी रियासतें थी, वो किस किस राजवंशों के द्वारा संचालित थी। तो हम लोग बात करें तो नंबर 1 पे पहले मुस्लिम रियासत, राजस्थान की 19 रियासतों में से एकमात्र मुस्लिम रियासत के रूप में हमें याद रखना है कि मुस्लिम रियासतों की संख्या कितनी है? 1, और वो याद रखना है वो टोंक थी। कौन सी? टोंक। इसके बाद में याद रखना है यादव, यादव रियासत के रूप में एक रहेगी करौली, यानी करौली में कौन सा राजवंश था? यादव। इसके बाद में याद रखना है भाटी जैसलमेर, भाटी एक जैसलमेर रहेगी, भाटी जैसलमेर। इसके बाद में याद रखना है जाट रियासत, जाट रियासतें 2 थी एकीकरण के समय। एक तो हमें याद रखना है भरतपुर बृजेंद्र सिंह, और दूसरा याद रखना है हमें धौलपुर उदयभान सिंह। ये दोनों जाट रियासत के रूप में थी। इसके बाद अगला जो याद रखना है हाड़ा चौहान, कोटा, बूंदी, सिरोही, चौहानों का था सिरोही, ये 3 आ जाएगी इसमें। इसके बाद में याद रखना है अगली जो रियासत के रूप में हम कछवा रियासतों की बात करें, जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर रहेगी। राठौड़ की बात करें कि राजस्थान की 19 रियासत में राठौड़ राजवंश कहां था, राठौड़ की बात करें जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, और तीसरी याद रखना है किशनगढ़, तीसरी याद रखना हमें किशनगढ़। इसके बाद में याद रखना है गोहिल, सर्वाधिक इन्हीं की थी गोहिल, जिसको हम लोग सिसोदिया भी कहते हैं। गोहिल या सिसोदिया। मेवाड़, वर्तमान में एक जिले के रूप में उदयपुर कह सकते हैं, मेवाड़ हो गया आपका। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, ये याद रखना है कि ये गोहिल राजवंश के रूप में थी। तो ये राजस्थान की एकीकरण के रूप में कौन सी रियासत में कौन से राजवंश के द्वारा शासन किया गया? मुस्लिम रियासत टोंक, जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर, यादव करौली, भाटी जैसलमेर, चौहान कोटा बूंदी, कोटा बूंदी और सिरोही। और इसके बाद याद रखना है राठौड़ की 3 है, जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है। गोयल की 5 है, मेवाड़ हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। और इसके बाद हमें याद रखना है झाला राजपूत, जो झालावाड़, झाला राजपूत, झाला आपका रहेगी झालावाड़। और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत के रूप में रहती है, सबसे नवीन, यानी इसकी स्थापना 1838 में। और सबसे प्राचीन के रूप में हम बात करें तो आपकी रहेगी मेवाड़ रियासत। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रहेगी। तो ये याद रखना है कि 19 रियासतें, हमें याद रखना है कि एक मुस्लिम रियासत थी और सबका क्षेत्र अलग अलग राजवंशों के द्वारा, शासकों के द्वारा शासित किया गया। तो अलग अलग संख्या भी पूछी जा सकती है, या कौन सी रियासत में
किस राजवंश के द्वारा शासन किया गया? तो हमें याद रखना है, सबसे पहले मुस्लिम रियासत टोंक, भाटी रियासत जैसलमेर, यादव रियासत करौली, इसके बाद में झाला राजपूतों के द्वारा झालावाड़, उसके बाद हमें याद रखना है कोटा, बूंदी और शिरोई हाड़ा चौहानों के द्वारा, और उसके बाद गोहिल की मेवाड़ कह सकते हैं, उसके बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और शाहपुरा, ये गोहिल राजवंश के अंतर्गत सर्वाधिक 5 रियासतें आती थी। और राठौड़, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, जहां पे राठौड़ राजपूतों के द्वारा शासन किया गया था। तो ये सारी बातें याद रखनी, 19 रियासतों को किन किन शासकों के द्वारा शासन या किस राजवंशों के द्वारा शासन किया जाता था। अगला जो प्रश्न है हमारा, वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख, मतलब प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। अब प्रश्न को घुमाया क्या है, अब एकीकरण के चरण, पहला चरण है, वही व्यक्ति तो पहला राज प्रमुख बनेगा कि उससे पहले तो कैसे बनेगा, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है कि राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों में के क्रम में प्रथम राज प्रमुख का मतलब प्रथम चरण का व्यक्ति ही प्रथम राज प्रमुख रहेगा। और प्रथम चरण का कौन, मत्स्य संघ, और ये 2 बार चर्चा हमने इस खुद कर ली है इसकी। तो मत्स्य संघ का कौन, उदयभान सिंह, जो धौलपुर के राजा है, पहले चरण के राज प्रमुख रहते हैं, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह। याद रखना है भीम सिंह कोटा, और ये सेकंड चरण के राज प्रमुख के रूप में काम करेंगे। मान सिंह ये चौथे चरण के बाद ये राज प्रमुख रहेंगे, कंटिन्यू लास्ट के 3 चरणों में। चौथे के बाद ये 5वां, 6ठा और 7वां, उन तीनों के मान सिंह सेकंड, जिसका संबंध जयपुर से रहेगा। और भूपाल सिंह ये मेवाड़ से कह सकते हैं या उदयपुर कह सकते हैं, और जिसका संबंध तीसरे चरण से रहेगा। तो ये सब याद रखना है। ये द्वितीय चरण कोटा का भीम सिंह था, ये पहले चरण का, ये चौथे चरण का जब जयपुर का विलय उसमें किया जाता है, और इसके बाद में याद रखना भूपाल सिंह तीसरे चरण का राज प्रमुख रहेगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा कथन गलत है? यानी इसमें भी वही बात है कि 3 कथन सही है और 1 कोटेशन को गलत डाला गया है। और बात किसकी कर रहे हैं, थोड़ा माइंड में घुमाइएगा, संयुक्त राजस्थान यानी तीसरा चरण। संयुक्त राजस्थान का मतलब माइंड में ये आना चाहिए किस चरण पे अपना फोकस करना है, तीसरा चरण। 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को इस चरण का गठन किया जाता है। और इस चरण में उदयपुर या मेवाड़ कह सकते हैं, एक रियासत का ही विलय किया गया। उदयपुर, जिसको प्राचीन समय में मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट कहा जाता है, और ये राजस्थान के एकीकरण के दौरान जो 19 रियासतें थी उनमें इनको सबसे प्राचीन माना जाता है। तो मेवाड़ रियासत के बारे में ही पूछा जा रहा है। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। सही बात है, पहले 2 चरणों का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एनवी गाडगिल के द्वारा, तीसरे का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण में उद्घाटनकर्ता के लिए हमें 4 ही नाम याद रखने हैं, एनवी गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू, और चौथे चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ये बात बिल्कुल सही है, 18 अप्रैल 1948 और जेएल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों से किया गया। गलत है, राजस्थान संघ था, उनका निर्माण 9 रियासतों से किया गया। उसमें कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें थी। याद रखना है, 9 रियासतों के रूप में भी पूछा जाता है। बांसवाड़ा उसमें थी, बूंदी, बांसवाड़ा के बाद में याद रखना है बूंदी रियासत, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9,
यानी इसमें 7 नहीं, राजस्थान संघ में कितनी रियासतों का विलय किया जाता है? 9, और 2 ठिकाने, 2 ठिकानों का विलय किया जाता है, लावा और कुशलगढ़। लावा और कुशलगढ़। लावा टोंक में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, किशनगढ़ अजमेर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तीनों एक जैसे शब्द है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा, किशनगढ़ अजमेर और किशनगंज जो शहर या जनजाति के लिए शाहबाद के साथ 12 में स्थित है। किशनगंज 12, किशनगढ़ अजमेर और कुशलगढ़ बांसवाड़ा जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखना है कि ये गलत हो गया, इसमें 9 रियासतों का विलय किया जाता है। इसकी राजधानी उदयपुर बिल्कुल सही है। तीसरे में एक रियासत का विलय किया गया, उसको राजधानी बनाया। महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राष्ट्र प्रमुख बना दिया गया, यह भी सही है, तीसरे चरण के राष्ट्र प्रमुख के रूप में। कोटा के शासक भीम सिंह को उप राष्ट्र प्रमुख बनाया गया। दूसरे चरण में भीम सिंह राष्ट्र प्रमुख था और तीसरे चरण में जब मेवाड़ का विलय किया जाता है तो उनको उप राष्ट्र प्रमुख बनाया जाता है। यहां कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये तीसरे चरण की बात है, क्योंकि भीम सिंह दूसरे चरण में राष्ट्र प्रमुख था। भीम सिंह दूसरे चरण में राष्ट्र प्रमुख था, लेकिन तीसरे चरण में उप राष्ट्र प्रमुख। तो इसका आंसर है जो वो आपका 2 नंबर सही है। मतलब ये सही, मतलब ये गलत लिखा गया है, इसके हिसाब से सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प सुनिए। आपके सामने इसमें 2 कथन दिए गए हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है, भारत के इतिहास से संबंधित है। असहयोग के रूप में इसको चलाया गया सत्य और अहिंसा के सत्याग्रह पर के दौरान वकालत छोड़ी, ये कथन गलत है, उन्होंने कोई वकालत नहीं छोड़ी। वैसे वकालत छोड़ना, क्योंकि वहां पे 2 तरह के कार्यक्रम थे, ये बात सही है, इसलिए हमें कंफ्यूज कर लेते हैं कि सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। बहुत सारे वकील थे जिन्होंने वकालत भी छोड़ी, अंग्रेजों के स्कूलों का बहिष्कार भी किया, लेकिन बात शोभाराम कुमावत की, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए ये हीरालाल शास्त्री बिल्कुल सही है। 5वां जो चरण है जिसमें मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहत राजस्थान में किया जाता है, तो शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो दूसरा जो कोटेशन है वो सही है, यानी केवल बी जो है वो सही है, केवल बी ही सही है इसमें। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? यानी ये बात कर रहा है दूसरे चरण की। कौन से चरण की? दूसरे चरण की बात कर रहा है। चरणों के नाम किताबों के अनुसार अलग अलग लिख दिए गए हैं। तो दूसरे चरण में 9 रियासतें मिली, बूंदी थी, किशनगढ़ थी, बांसवाड़ा थी, धौलपुर सीधा हो गया। ये कि प्रथम चरण में इसका निर्माण हुआ है मत्स्य संघ में, ये प्रथम चरण से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर है धौलपुर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1950 ईस्वी में सिरोही राज्य का 2 भागों में विभाजन किया गया, बिल्कुल सही है, माउंट आबू और देलवाड़ा। माउंट आबू और देलवाड़ा गुजरात एजेंसी को दिए गए, लेकिन गुजरात से इसको बंबई में विलय कर दिया गया, क्योंकि गुजरात एजेंसी का ही विलय कर दिया जाता है बंबई एजेंसी में, और शेष जो सिरोही था वो राजस्थान में था। 1950 ईस्वी में सिरोही राज्य की आबू रोड और दिलवाड़ा, अच्छा अगला कोटेशन भी डाल दिया है, तहसील बंबई प्रांत में मिला दी गई। तो आपकी यहां से बात क्लियर भी हो गई कि दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। 2025 में आया है ए और बी, यानी माउंट आबू और दिलवाड़ा 1950 में सिरोही से हटाकर इनको बंबई यानी मिलाया, तो वैसे गुजरात को दिया, लेकिन गुजरात एजेंसी का ही विलय उसमें कर दिया, इसलिए बंबई एजेंसी के अंतर्गत कर दिया गया और 2 भागों में बांटा, या दोनों कथन सही है। कोटा महाराव भीम सिंह के एकीकरण के प्रयासों के प्रति उदयपुर महाराणा का क्या पक्ष था? अच्छा प्रश्न है, सोचने विचारने वाला प्रश्न है।
उदयपुर महाराणा कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ रियासतों के साथ संघ नहीं बनाना चाहते थे। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह चाहते थे कि वे नव निर्मित संघ का उन्हें राजप्रमुख बनाया जाए। उदयपुर महाराणा चाहते थे कि इन रियासतों का विलय मेवाड़ में हो जाए। बिल्कुल सही है, वो ये चाहते थे कि जो दूसरे चरण की 9 रियासतें थी वो उन सभी रियासतों का विलय किसमें हो जाए, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत मिला दी जाए। यही चाहते थे। जो तीसरा कोटेशन है, उदयपुर महाराणा चाहते थे कि इन रियासतों का विलय मेवाड़ में ही हो जाए। चौथा, उदयपुर महाराणा के अनुसार राज्य की जनता की राय ली जाएगी। ये नहीं, तीसरा उत्तर सही है इसका। अगले प्रश्न के रूप में है, सरदार पटेल ने अजमेर के अंतर्गत किन 2 रियासतों के विलय के निर्णय को रद्द किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अजमेर के अंतर्गत आने वाली, अब थोड़ा सा अनुमान हमें लगता है तो भी ये प्रश्न हमारा सही निकल जाता है कि अजमेर का भाग वर्तमान में देखें या उस समय भी अजमेर के नजदीकतम देखें तो भी निकल जाता है। किशनगढ़ तो रियासत थी, बाकी में तो आपको सोचने के लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि इसने रियासत लिखा है ना। तो रियासत में हम देखें तो ये तो रियासत थी नहीं, ये रियासत थी नहीं, ये रियासत थी नहीं। रियासतें तो 19 ही थी, तो अपने आप निकल रहा है किशनगढ़ और शाहपुरा। यानी 19 रियासतों के नाम यदि याद है और इस प्रश्न को आपने कहीं नहीं पढ़ा है, फिर भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि किशनगढ़ और शाहपुरा, बाकी कोई रियासत भी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा किशनगढ़ और शाहपुरा। अगला है हमारा 1945 का S.A. सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित था। राजनीतिक जागृति को फैलाने के उद्देश्य से जोधपुर रियासत में S.A. सुधालकर इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया। नया प्रश्न है, इसका सही आंसर है आपका जोधपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति, यानी ये चौथा चरण जिसमें 4 बड़ी रियासतें मिलती है, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को इस वृहद राजस्थान का गठन किया जाता है जिसमें 4 बड़ी रियासतें हैं, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जयपुर और बीकानेर, इन 4 रियासतों को मिलकर के वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान आंदोलन समिति की बात हम कर चुके हैं, सीधा उत्तर है हमारा राम मनोहर लोहिया। ये जयपुर से संबंधित है, जिन्होंने भारत का एकीकरण किया, भारत का विस्मारक कहते हैं, लोहा पुरुष कहते हैं। रियासती विभाग की स्थापना की जाती है, इतने कठिन काम को किया, इसलिए इनके जन्म दिवस को हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी मूर्ति सबसे ऊंची मूर्ति है। जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर रियासत से रहेगा। तो इसका सही आंसर है राम मनोहर लोहिया, राजस्थान आंदोलन समिति। राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया। सिंपल है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पहले थोड़ा सोचना है कि जो जिस रियासत के अंतर्गत आते थे, जो पाकिस्तान से टच में हैं, वही तो जाएंगे। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। यानी ऐसी रियासत कौन सी, जोधपुर। वहां के राजा कौन, हनुमंत सिंह, जो किस में विलय होने चाहते हैं, वो विलय करना चाहते थे पाकिस्तान में, वो विलय करना चाहते थे पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, तो ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 2025 और 26 में पूछे गए प्रश्नों का जो विश्लेषण हमने किया। तो मैं आप सभी मित्रों से, दोस्तों से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में आरपीएससी के द्वारा जिस तरह से अपने प्रश्नों के ट्रेंड को बदला जा रहा है और हमें थोड़ा गहरा विश्लेषण करके डेप्थ में जाके उन चीज़ों को याद करना, ताकि कठिन सवाल को भी हम लोग कर सकें। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लासें विश्लेषण में, आपकी अध्ययन में
श्यामगिरी में सहायक क्षेत्र होगी और हम लोग इन क्लासों को कंटिन्यू रखेंगे ताकि राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का प्रश्न स्टूडेंट्स के लिए कभी मुश्किल रहा नहीं बने। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको ये सारी बातें बताते रहेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस तरह से हमें उनको करना चाहिए। तो आज के लिए आदाब, नमस्कार।